Hello everyone, welcome to our YouTube channel, the Biology channel. In this video, I am going to talk about sulfur metabolism. So, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सल्फ़र का इम्पोर्टेंस क्या है, सल्फ़र का इम्पोर्टेंस क्यों सल्फ़र एक एज ए इसका मेटाबॉलिज्म को हम पढ़ते हैं, क्यों क्या इसका रोल है प्लांट में। सबसे पहले हम बात करेंगे सल्फ़र के इम्पोर्टेंस की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि सल्फ़र का एक्चुअल में एसिमिलेशन कैसे होता है। तो सल्फ़र जो है वो सल्फेट के फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, सल्फेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं SO4 2- के फॉर्म में। एंड अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सल्फर, सल्फर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एलिमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जैसे नाइट्रोजन है वैसे ही सल्फर भी एक बहुत ही वर्सेटाइल एलिमेंट है। ये बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स का पार्ट बनाता है, अमीनो एसिड भी सल्फर बनाता है, और कई तरह से ये कुछ बॉन्ड्स बनाता है, कुछ रेगुलेटरी और इसके स्ट्रक्चरल फंक्शन भी होते हैं सल्फर के, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का भी पार्ट होता है। तो हम आप करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एलिमेंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइसल्फाइड ब्रिजेज इन प्रोटीन। तो सल्फर डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है प्रोटीन में, और ये प्रोटीन के टर्शियरी स्ट्रक्चर में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं। जो प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है उसमें जो कोवैलेंट इंटरेक्शन होते हैं उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड एक इम्पॉर्टेंट इंटरेक्शन होता है। सो इट प्लेज स्ट्रक्चरल एंड रेगुलेटरी रोल्स। सो डाइसल्फाइड बॉन्ड जो बनता है वो स्ट्रक्चरल और रेगुलेटरी रोल भी प्ले करता है। कई केसेस में प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर पूरा डिपेंड करता है डाइसल्फाइड ब्रिज पर, डाइसल्फाइड बॉन्ड पर। स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहा है। अब कई बार कुछ प्रोटीन एक्टिवेट होती हैं, प्रोटीन या एंजाइम कुछ एक्टिवेट होते हैं जब उनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं, उनके कन्फॉर्मेशनल चेंज होते हैं उस तरह से। और ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ये साइटोसॉल में नहीं होता, क्योंकि साइटोसॉल का इन्वायरमेंट रिड्यूसिंग होता है। साइटोस जबकि ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बनने के लिए ऑक्सीडेटिव इन्वायरमेंट चाहिए। तो ऑक्सीडेटिव इन्वायरमेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है, इसलिए किसी भी प्रोटीन में जब डाइसल्फाइड बॉन्ड बनने होते हैं तो प्रोटीन सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाती है, वहाँ पर इसके डाइसल्फाइड ब्रिज बनते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं, और फिर उसमें उसका जो फंक्शन प्ले करती है। यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड है, डाइसल्फाइड में ये प्रोटीन में होते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल और रेगुलेटरी रोल भी प्ले करते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड सल्फर से बना हुआ है, इसलिए सल्फर इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चरल एंड रेगुलेटरी रोल में भी। सल्फर पार्टिसिपेट्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट थ्रू FeS क्लस्टर। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया की चेन हो, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट में चल रही हो, लाइट रिएक्शन वाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसमें जो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रॉन पास होता है वो आयरन सल्फर क्लस्टर, बहुत सारे उसमें जो इंटरमीडिएट होते हैं वो आयरन और सल्फर क्लस्टर होते हैं, आयरन सल्फर सेंटर होते हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन्स होती हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रॉन पास होता है और ATP सिंथेसिस होती है। तो सल्फर उस तरह से भी काफ़ी पार्टिसिपेट करता है एनर्जी जनरेशन में भी। इट कंस्टिट्यूट द कैटालिटिक साइट ऑफ सेवरल एंजाइम्स। एग्जाम्पल कोएंजाइम एंड यूरेज। बहुत सारे एंजाइम की कैटालिटिक साइट होती है, साइट जो एक्टिव साइट जहाँ पर वर्क करते हैं सबस्ट्रेट को ये बाइंड करके, जहाँ पर इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी एंजाइम शो करता है, उसका भी इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है ये सल्फर। तो जैसे एग्जांपल यूरियस और कोएंजाइम है। सो सल्फर एंजाइम में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, एंजाइम की एक्टिव साइट को बना रहा है ये। तो एग्जांपल यूरियज और कोएंजाइम ए। यूरियज वो एंजाइम होता है जो यूरिया की हाइड्रोलिसिस करता है और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करता है। कोएंजाइम ए वो एंजाइम होता है, कोएंजाइम ए एक कोएंजाइम होता है जो पाइरुवेट के पाइरुवेट के ऑक्सीडेशन से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है, और फिर फर्दर वो सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करता है, और यही फैटी एसिड सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म में भी इम्पॉर्टेंट कोएंजाइम है कोएंजाइम ए। कोएंजाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, और यूरेज भी इंपॉर्टेंट एंजाइम है। तो इन दोनों का भी कैटालिटिक साइट सल्फर बनाता है, सल्फर उसका एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है। देन वी विल टॉक अबाउट सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं, उनमें भी सल्फर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है। अब ये इसकी इतनी डाइवर्सिटी है कि जो राइजोबियल नॉड फैक्टर्स होते हैं वो प्रोटीन जो सिम्बायोसिस और नोड्यूल फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं, वो फैक्टर से लेकर के एंटीसेप्टिक एलिनिन इन गार्लिक में जो
एलिनिन गार्लिक की एक स्पेसिफिक ऑर्डर होती है, वो ऑर्डर होती है एक ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड के वजह से, और उस ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड को नाम दिया गया एलिन। एलिन ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी शो करता है और एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जिसमें सल्फर प्रेजेंट में भी सल्फर प्रेजेंट है, एलिन में भी सल्फर प्रेजेंट है, एंड सल्फो सल्फोराफेन ये कुछ ब्रोकलाई, कैबेज इन सब में पाया जाता है। ये सल्फर रिच कंपाउंड है और ये भी एंटी कार्सिनोजेनिक, कैंसर को रोकता है, कैंसर को सप्रेस करता है, एंटी कार्सिनोजेनिक इसमें प्रॉपर्टीज पाई गई हैं। तो कुछ बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में भी सल्फर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो इस तरह से सल्फर इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि सल्फ़र इतना वर्सेटाइल एलिमेंट क्यों क्यों सल्फ़र में ऐसी क्या बात होती कि ये जैसे नाइट्रोजन है उसी तरह काफ़ी वर्सेटाइलिटी शो कर रहा है। तो इसका मेन रीज़न है सल्फ़र की ऑक्सीडेशन। जैसे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरी करती हैं, उसी तरह सल्फ़र में पास भी कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। तो नाइट्रोजन के जो डिफरेंट ऑक्साइड होते हैं NO, NO2, N2O, तो इस तरह से नाइट्रोजन की भी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सेम उसी तरह सल्फ़र भी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो जितनी ज़्यादा डाइवर्स ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं उतना ही डाइवर्स ये रोल प्ले करता है बायोलॉजिकल सिस्टम में। तो इसलिए सल्फ़र को एक वर्सेटाइल इम्पॉर्टेंट एलिमेंट माना गया है लिविंग सिस्टम में। एंड अब सल्फ़र जो रूट से सल्फ़र एब्जॉर्ब होता है वो बेसिकली सल्फेट फॉर्म में, सल्फेट आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, और फिर वही सल्फेट आयन फिर एसिमिलेट होता है एमिनो एसिड से सिस्टीन एंड मिथियोनिन में। सिस्टीन एंड मिथियोनिन ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। तो ये सल्फेट जो एब्जॉर्ब हो रहा है रूट से, इसका फिर एसिमिलेशन होता है सिस्टीन एंड मिथियोनिन में। तो इस तरह से बायोलॉजिकल सिस्टम में सिस्टीन एंड मिथियोनिन के फॉर्म में सल्फर इनकॉर्पोरेट होता है, और फिर फर्दर इन सिस्टीन और मिथियोनिन का मेटाबॉलिज्म होता है, और सल्फर के डिफरेंट फंक्शन होते हैं, सल्फर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में यूज में आता है। सो हमने अभी तक बात की सल्फर के क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल हैं। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले सल्फर एक बहुत ही वर्सेटाइल एलिमेंट है, डाइसल्फाइड ब्रिज का फॉर्मेशन करता है प्रोटीन में, जो रेगुलेटरी और स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं। ये पार्टिसिपेट करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आयरन सल्फर क्लस्टर के थ्रू, और ये कैटालिटिक साइट बनाता है कुछ एंजाइम्स की और कोएंजाइम की, जैसे यूरिएज और कोएंजाइम ए। फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है। एग्जांपल के लिए राइजोबिल नॉट फैक्टर हो गया, एंटीसेप्टिक एलिन हो गया, एंड सल्फोराफेन ब्रोकलाई में पाया जाता है। फिर इट है, अब ये सारे जो वर्सेटैलिटी है सल्फ़र की, इसका मेन रीज़न होता है इसकी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इस वजह से सल्फ़र इतना वर्सेटाइल एलिमेंट माना जाता है, और ये एब्जॉर्ब किया जाता है सल्फेट फॉर्म में, एंड इट एसिमिलेट्स इनटू सिस्टीन एंड मिथियोनिन। सो आपने बात की सल्फ़र के इंपॉर्टेंस की। अब हम बात करेंगे सल्फ़र के कैसे सल्फर एब्जॉर्ब होता है। तो सल्फर जो होता है वो सल्फर के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द सल्फर इन हायर प्लांट्स डिराइव फ्रॉम सल्फेट एब्जॉर्ब वाया H+SO4 2- इम्पोर्टर। तो यहाँ पर जो कुछ ट्रांसपोर्टर होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं सेल में, वो आयंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसमें वो ट्रांसपोर्टर जब कुछ किसी आयन का एक बार में एक ही आयन का ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो उसे यूनिपोर्टर कहते हैं। पर कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टर होते हैं जो दो आयंस को एक साथ ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उन्हें हम को ट्रांसपोर्टर कहते हैं। एक को ट्रांसपोर्टर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है एंटी ट्रांसपोर्टर, एक होता है सिम्पोर्टर। एंटी पोर्टर में एक आयन जब अंदर आएगा तो दूसरा आयन बाहर जाता है, और सिम पोर्टर में जब दोनों आयन एक साथ एंट्री करते हैं या एक साथ बाहर जाते हैं। तो ये यहाँ पे H+SO4 2- ये सिम पोर्टर के थ्रू अंदर आता है। SO4 2- ये सल्फेट आयन है, ये सिम ट्रांसपोर्ट सिम एक ये ट्रांसपोर्टर है, और इसमें ये बाहर से H+ और दूसरी तरफ SO4 2- ये दोनों एक साथ अंदर आ रहे हैं, इसलिए सिम पोर्टर कहते हैं। सो सल्फर जो हायर प्लांट्स में एब्जॉर्ब किया जाता है वो H+SO4 2- सिम पोर्टर के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। और फिर अब ये सल्फेट जो सॉइल में सल्फेट प्रेजेंट होता है ये कहाँ से आता है, इसका सोर्स क्या है। तो सल्फेट जो सॉइल में प्रेजेंट होता है, इसका मेन सोर्स है वेदरिंग ऑफ पेरेंटल रॉक। जो पेरेंटल रॉक मटेरियल होता है उसकी वेदरिंग से भी सल्फेट रिलीज होता है, सल्फर रिलीज होता है सल्फेट के फॉर्म में, और सॉइल में वो प्रेजेंट होता है। और फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि
इंडस्ट्रियलाइजेशन ने एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन क्रिएट किया है। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन में बहुत सारे सल्फ़र के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं। तो जो सल्फ़र के ऑक्साइड्स होते हैं इनका सोर्स डिफरेंट होते हैं। व्हीकल में जब फॉसिल फ्यूल व्हीकल में जब नेचुरल गैस, ऑयल, डीजल, पेट्रोल ये बर्न होते हैं और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इन सब से SO2 रिलीज होती है। SO2, H2S ये सब सल्फ़र के ऑक्साइड हैं। ये सब रिलीज होते हैं एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर रिलीज होते हैं और फिर वहाँ पे ये रेन के साथ सॉइल में आ जाते हैं। जिसे हम एसिड रेन कहते हैं। अब जब इनका ये वाटर से रिएक्शन करते हैं और फिर H2SO4 बनाते हैं, H2SO4, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एसिड रेन का। सो जो सल्फ़र के ऑक्साइड एटमॉस्फेयर पे रिलीज हो रहे हैं वो रेन के थ्रू वाटर से रिएक्ट करके H2SO4 के फॉर्म में, एसिड रेन के फॉर्म में सॉइल में एंटर कर रहे हैं। और सॉइल में जब प्रेजेंट होते हैं तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाती है और H2+ एंड SO4 H+ एंड SO4 2- के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं आयंस के फॉर्म में। अब प्लांट कैन ऑल्सो मेटाबोलाइज सल्फर डाइऑक्साइड टेकन अप इन द गैसेस फॉर्म थ्रू देयर स्टोमेटा। तो प्लांट जो हैं थोड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड अपने स्टोमेटा से भी लेकर भी मेटाबोलाइज कर सकते हैं। तो एक मेजर हिस्सा तो रूट से एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन थोड़ी मात्रा में वो प्लांट स्टोमेटा से भी सल्फर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बट इसमें क्या है कि अगर सल्फर का कंसनट्रेशन 0.3 ppm से 0.3 पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा हो जाता है तो फिर एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज करने लगता है, एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज होने लगता है। और इसका रीज़न है कि फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। सो जब प्लांट्स एक ज़्यादा टाइम तक SO2 के इन्वायरमेंट में, कंसनट्रेटेड इन्वायरमेंट में एक्सपोजर में रहते हैं तो प्लांट में स्टोमेटा के थ्रू SO2 एंटर कर रही है और फिर अंदर उसकी वाटर से रिएक्शन हो रही और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म हो रहा है। जब सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो वो टिश्यू को डैमेज भी करने लगता है। तो इस तरह से जब प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होता है SO2 रिच इन्वायरमेंट का किसी प्लांट पर तो उसका डैमेज ही होता है, एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज होता है। तो एक तरह से बहुत ही कम अमाउंट में सल्फर डाइऑक्साइड का मेटाबॉलिज्म होता है जो एंटर करती है स्टोमेटा के थ्रू, बट मेजर पोर्शन इसका रूट से ही एब्जॉर्ब किया जाता है H+SO4 2- इम्पोर्टर के थ्रू। तो एक छोटी ये शॉर्ट वीडियो थी, इसमें हमने इंपॉर्टेंस ऑफ सल्फर और सल्फर को एब्जॉर्प्शन के बारे में बात की। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं सल्फर की एसिमिलेशन की मैकेनिज्म की बात करूँगा डिटेल में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद द कंसर्न्ड ऑडियंस। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।